स्टँडर्ड 9th. व पु काळे, वसंत पुरुषोत्तम काळे, ये कथा लेखक, निबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार, लोंबकळणारी माणसं. आपण माझ्या हातांनी पेन सलामत तो, ब्रह्मदेवाचा काळ, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे बुल्लासी, एक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादी कथा संग्रह. ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादी कादंबरी लेखन, प्रसिद्ध आकर्षक कथन के ओघवती निवेदना शैली व चटपटीत संवाद यामुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय आहे. यानी ये सिर्फ निबंध कथा लेखक ही नहीं थे, निबंधकारक थे, नाटककारक थे, कादंबरी लिखी थी उन्होंने, नॉवेल्स भी लिखते थे वो. अब ये इसमें क्या बताया गया है, संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व अपघातामुळे संगीत सेवापासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे. तो जब भी आप प्रस्तावना लिखेंगे तो ये 2 लाइन जरूर लिखना. इसमें ये एक वडील मीन्स फादर है जो बहुत संगीत प्रेमी है, उनका दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो सुन नहीं पाते और उनका बच्चा जो है, उनकी जो संगीत की जो लगन थी, कला की, वो पूरी कैसे करता है, वो सब इस पार्ट में दिया गया है. तो इसका जरा समरी मैं आपको पढ़ के सुनाऊं और एक्सप्लेन कर दूं पहले. प्रस्तुत कथे लेखन, नाटककार, ये तो सब हो चुका है, वही सब रिपीट है यहाँ पे. कादंबरीकार व पु काले यांचा बेटा मी ऐकतो आहे, ये लेसन का नाम है. बेटा मी ऐकतो आहे मीन्स बेटा मैं सुन रहा हूं. या कथेत संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व अपघातामुळे संगीत सेवेपासून दुरावलेल्या वडिलांच्या सुखासाठी धडपडणारा मुलगा याचा भावी स्पर्श वर्णन केला आहे. यानी अपने डैडी की जो संगीत की जो प्रेम था और वो एक्सीडेंट की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, फिर बाद में वो कान से सुनने नहीं आया उनको, तो वो जो लड़का था वो किस तरह से धड़पड़ रहा था कि वो कैसे संगीत सीखे. हालांकि उसको संगीत में इंटरेस्ट नहीं था, वो फिर कैसे संगीत सीखा, ये सारी इसमें समरी में मैं तुम्हारे को बताऊंगा. शिरीष भागवत नावाचा मुलगा संगीत शिकण्यासाठी पी जनार्दन यांच्याकडे आला. तो शिरीष भागवत ये लड़का था, ये संगीत सीखने के लिए जनार्दन के पास आया. पी जनार्दन, पंडित जनार्दन. त्यांची एक अट होती की त्याच्या वडील नानांनाही त्यांच्याबरोबर शिकवणी चालू असताना वर्गात बसतील. मीन्स वो अपने डैडी को भी चाहता था कि वो जब वो सीखे तो अपने डैडी भी उसको नाना बोलता था, वडील नानाही त्यांच्याबरोबर शिकवणी चालू असताना वर्गात बसतील, यानी वो बैठे. त्याप्रमाणे रोज शिरीष बरोबर नानाही येऊन वर्गात
शांतपणे बसत। तो उसके जो शिरीष के साथ में उसके नाना आते थे और शांति से वो बैठ जाते थे। ते अवका अव, अवकाशर ही अवकाशर मतलब कोई भी एक अक्षर भी नहीं बोलते थे, बोलत नसतं। त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही शिरीषच बोचकपणे देत असे। अब कुछ पूछा गया उनसे तो वो भी उसके आंसर्स जो है शिरीष पहले ही दे देता था, उनको कुछ बोलने के लिए देता ही नहीं था। शिरीषचा हात वाजवायला अतिशय हल्का होता। शिरीष का हाथ जो है बहुत हल्का था बजाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट। व त्याच्या आकलन शक्ती ही इतर विद्यार्थीपेक्षा अतिशय डांगी होती। एक लगन होती है, एक विल पावर होता है कोई चीज सीखने का, वो दूसरे विद्यार्थी में स्टूडेंट से ज्यादा था इसमें। म्हणून विद्यार्थ्याच्या कार्यक्रमात शिरीष कार्यक्रम द्यायचे ठरवले। तो प्रोग्राम होता है बच्चों का एनुअल डे या कुछ ऐसा, तो उसके अंदर वो अपना भी एक प्रोग्राम करने का उसमें हिस्सा लेने का डिसाइड किया। परंतु शिकवणीला 3 महिने उलटून गेल्यानंतर, यानी 3 महीने के बाद अचानक शिरीषचे शिकवणीला येणे बंद झाले। अब 3 महीने के बाद शिरीष वहाँ जाना बंद कर दिया क्लास में, म्युझिक क्लास में। काही दिवसांनी फीसचे पैसे व निरोप घेऊन एक मनुष्य संगीत विद्यालयात आला। तो कुछ दिन के बाद फी के पैसे और एक मैसेज लेके एक इंसान संगीत विद्यालय में आता है, स्कूल में आता है। वो नानाची तब्येत ठीक नसल्याने शिरीष येऊ शकत नाही असा निरोप दिला। और उसने कहा कि भाई उसके नाना जो थे उनकी तब्येत ठीक नहीं है, इसके लिए वो नहीं आ पा रहा है। कार्यक्रमाचा दिवस जवळ येत चालला होता। अब जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, वो नजदीक नजदीक उसके दिन आ रहे थे। शिरीषचा पत्ता न होता म्हणून पी जनार्दन यांनी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। शिरीष का कुछ पत्ता ही नहीं था, वो आ रहा ही नहीं था, तो उसके लिए उसका कार्यक्रम जो है उन्होंने अपने लिस्ट में से निकाल दिया। परंतु अचानक कार्यक्रमाच्या दिवशी शिरीष एकटाच विद्यालयात हाजिर झाला। अब जब कार्यक्रम होने वाला था, जब शिरीष अचानक विद्यालय में आ गया। नेहमी नाना बरोबर येणारा शिरीष एकटाच कसा आला याचा त्यांना आश्चर्य वाटले, म्हणून त्यांनी त्याला यायचे कारण विचारले असताना नाना कायमचे हे जग सोडून गेले हे शिरीषने सांगितले व आपल्याला कार्यक्रम देण्याची विनंती केली। तो जब उसने बोला कि भाई तू अकेले कैसे आया, तो उसने बोला कि नाना ये गुजर गए, वो ये जग छोड़ के चले गए, मतलब उनका मृत्यु हो गया और वो इस संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहता है। उसकी विनती किया, उसने रिक्वेस्ट किया। बऱ्याच अर्जवाने त्याला कार्यक्रम दिला। तो बहुत उसने रिक्वेस्ट किया तो उसको कार्यक्रम में उसको हिस्सा लेने की परमिशन मिली। शिरीष ने ही एखाद्या मुरलेल्या वादकाम प्रेम वाजवले, ते पाहून मी जनार्दन ही आश्चर्यचकित झाले। अब उसने जो इंस्ट्रूमेंट बजाया उसको देख के जनार्दन भी आश्चर्य हुआ उनको। एवढे दिवस सराव न करताही शिरीष एवढे चांगले कसे वाजू शकला याची कोडे त्याला पडली। तो उनको अचंबा हुआ कि जब शिरीष क्लासेस में नहीं आ रहा था, म्यूजिक क्लासेस मिस किया उसने, और फिर भी वो इतना अच्छा कैसे बजा सकता है। जेव्हा त्यांनी शिरीषला हे विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितलेल्या हकीकत ऐकून ते आवाक होऊ गेले।
जब उसने शिरीष को पूछा कि भाई तेरा इतना अच्छा कैसा संगीत तूने बजाया, तो उसका आंसर सुन के वो दंग रह गए. शिरीषचे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते. गायकार थे वो, सिंगर थे, परंतु एक जबर अपघातात ते ठार बाहिरे झाले मीन्स हिअरिंग पॉवर, उनकी हिअरिंग खत्म हो गई. आपल्याला ऐकून येत नाही या आघातापेक्षाही आपली संगीत सेवा अंतरली याची धक्का नानांना अधिक बसला. अच्छा, सुनने नहीं आया, इससे ज़्यादा उनको उनकी जो संगीत प्रेम था, जो गाने का शौक था, वो ख़त्म हो गया. ये उनको धक्का बसा इसका, उनको बहुत बुरा लगा इस बात का. म्हणून त्याच्यावरील प्रेमापायी शिरीष पी जनार्दन यांच्याकडे नानासह संगीत शिकायला येऊ लागला. इसके लिए उनका जो सपना था संगीत का जो प्रेम था उसको पूरा करने के लिए वो नाना के साथ में संगीत सीखने आता था. एके दिवशी नानाचे निधन झाले आणि आता संगीत बंद करायचे असा विचार शिरीष ने केला. अब अचानक उसके नाना का मृत्यु हो जाता है और वो संगीत बंद करने का उसके दिल में विचार आता है. परंतु वडिलांवर प्रेमापायी त्याच्या मनात विचार आला की तेव्हा वडील त्याचा वाद ऐकू शकत नव्हते, पण आता त्याच्या शेजारी बसून ते नक्की ऐकत आहे. लेकिन उसी वक्त उसको ऐसा ध्यान आया कि जिस वक्त वो संगीत का इंस्ट्रूमेंट बजाता था तो उसके डैडी को सुनने तो नहीं आता था, लेकिन अब जो है मृत्यु के बाद वो सुन सकेंगे उस चीज़ को, ऐसा उसको लगा. म्हणून त्या दिवशीपासून लोकनिंदेचे परवाह न करता, लोग क्या बोलेंगे उसकी परवाह उसने नहीं की, वायलिन वाजवायला सुरुवात केली. तो वायलिन जो इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया. एका ध्यासाने त्याला पछाडले, मतलब इतना अच्छा सीखा उसने कि कार्यक्रमच्या वेळी त्याच्या डोळ्यासमोर नानाची मूर्ति आली. तो जब उसको बहुत उदास हो गया था तो कार्यक्रम के टाइम पे उसके ध्यान में आता है, उसके डैडी की मूर्ति, नाना की मूर्ति आती है उसके आंखों के सामने, और वो बोलते हैं कि ते म्हणाले बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. वो बोलते हैं कि भाई तू बेटा बजा, मैं सुन रहा हूँ. आणि केवळ नाना ऐकता आहेत व त्यांच्या खूप खुश करावे म्हणून तल्हीन होऊन शिरीषने कार्यक्रमात वाजवले. तो उसको लगा कि भाई मेरे नाना, मेरे डैडी सुन रहे हैं. इस तरह से उसने अपने मदहोश होके एकदम उसमें जी जान से वो कार्यक्रम में उसने वो वायलिन बजाया. और अशा प्रकार अपघातामुळे संगीत सेवेला अंतरलेल्या आपल्या वडिलांना सौख्यासाठी यानी उसको सुख देने के लिए धडपडणाऱ्या शिरीषची भावस्पर्शी, दिल को छूने वाली, स्पर्श करने वाली कथा मनाला स्पर्शून जाते, मन को छू लेती है ये चीज़. ठीक है, ये था इसका समरी. नाउ इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. स्वाध्याय. लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता, कारण शिरीष को कार्यक्रम नहीं देना चाहते थे लेखक. क्यों नहीं देना चाहते थे? उसका थर्ड वाला है राइट. नुकताच
शिकायला आलेल्या विद्यार्थीचे नाव बदनाम होण्याची शक्यता होती. अब जब भी होता है कोई प्रोग्राम तो स्कूल का नाम भी खराब होता, विद्यार्थी का नाम भी खराब होता. अब नया नया आया है, इसको क्या आएगा सोच के वो चान्स नहीं देना चाहते थे. लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता तेवढा धक्का बसला. आज तक इतना धक्का, इतना आश्चर्यचकित नहीं हुए थे, उतना आश्चर्यचकित हो गए वो. क्यों हो गए? क्योंकि ऐन वेळी कार्यक्रमला हजर राहूनही शिरीष एवढा सुंदर, ये वाला राइट है, सेकंड वाला, सुंदर वाजवत होता. सेकंड वाला राइट है इसमें. देखो ये सेकंड, आ का सेकंड. ठीक है. अब इसकी आकृति है. शिरीषचे स्वभाव वैशिष्ट्य. शिरीष का स्वभाव कैसा था? सबसे पहले उसका स्वभाव ये इतने से में नहीं आएगा. आत्मविश्वास था. मैं खाली बोल देता हूं. शिरीष का पहला स्वभाव क्या था? आत्मविश्वासु. आत्मविश्वास था. वो बहुत एम्बिशियस था. आत्मविश्वास मीन्स ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंस. ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंस. ठीक है. ढीठपना यानी जिद थी उसको कोई चीज करने की. हाँ. वक्तशीरपणा. वक्त का पाबंद था बहुत वो. और बोचकपना. और एक चीज ठान लिया तो वो करने की इच्छा रखता था. एम्बिशियस था. अब जोड़िया लावा में देखो. जोड़िया लावा में ये लिख सकते हैं, जगह है इसके लिए. ढीठ. ढीठ का क्या आएगा यहाँ पे? सहसंबंध ओळखून जोड़िया लावा. ढीठ. ढीठ का क्या आएगा? भित्रा. फिर हाजर उसका अपोजिट. हाँ. ढीठ का भित्रा. ब्रेव और भित्रा यानी के कावर्ड. ठीक है. हाजर प्रेजेंट. हाजर. गैर हाजर एब्सेंट. गैर हाजर एब्सेंट. फिर यहां पे सुंदर, ब्यूटीफुल. सुंदर. सुंदर का आएगा कुरूप, अगली. कुरूप, अगली. स्तुति, निंदा. ना किसी की तारीफ, किसी की निंदा करता. ठीक है. अब यहाँ पे उतनी जगह नहीं है ये घटना लिखने के लिए. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में. तुम्हारा नोट्स तो दे ही दूंगा मैं. वडिलांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान होते. वडिलांच्या चेहऱ्यावर. हाँ. अब कौन सी घटना से मालूम पड़ता? पहिल्याच दिवशी विद्यालयात लेखकाने पिलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली. पहले दिन उसने पिल्लू राग जो है उसकी एक गत बजा के दिखाया है ना. तो ये घटना से वडील के चेहरे पे तृप्तीचे समाधान, खुश हो रहे थे उनके. आपल्या शाळेचे नाव वाईट होऊ नये. नहीं, ये सेकंड वाला रह गया. शिरीषला वारंवार खेद वाटायचे. शिरीषला वारंवार खेद वाटायचे. कौन सी घटना से? शिरीषने वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी नाना काही ते ऐकू शकत नव्हते. उसको लगा कि भाई, खेद क्यों उसको लगा, उसको उदास हो गया वो कि भाई मैं कितना भी अच्छा बजाऊं तो भी मेरे वडील जो है वो तो उनकी मृत्यु हो गई, वो कैसे सुनेंगे. उसको ऐसा लगा.
फिर उसके बाद यहाँ पे देखो वाक्य प्रचार है. वर्गात विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाचे शिकवणे लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे. लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे. लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे मतलब क्या? जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे. यहाँ क्या लिखेंगे? जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे. जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे. जीवाचे लक्षपूर्वक की जगह पे खाली जीवाचे कान करून फिर ऐकले पाहिजे तो लिखा हुआ है. ठीक है. आपल्या शाळेत नाव वाईट होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थीने काळजी घ्यायला हवी. यानी कि अपना स्कूल का नाम बुरा नहीं हो. वाइट होऊ नये मतलब क्या? खराब होऊ नये. वाइट होऊ नये मतलब वाइट मतलब खराब. वाइट की जगह पे क्या लिखेंगे? खराब. ठीक है. खराब होऊ नये बस, बाकी तो सब सेम ही रहेगा. वाइट की जगह पे खराब लिखना है. अब जगह नहीं है वहाँ पे, थोड़ा जंबल हो जाएगा, मैंने बोल दिया. जो उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीष बाबतचे मत चांगले झाले. मत चांगले झाले मतलब क्या? चांगले ग्रह झाले. चांगले ग्रह झाले ये लिख सकते हैं. यहाँ पे जगह है. मत चांगले झाले मतलब चांगले ग्रह झाले. ठीक है. अब यहाँ पे मैच द पैर है. कोलाहल. कोलाहल मतलब गोंधड़. ये फर्स्ट वाला है. अब अक्तिक विचित्र. अक्तिक विचित्र 2. तरहेवाइक. तरहेवाइक प्रेरित 3. मुसाफिर प्रवासी 4. उद्युक्त. उद्युक्त गरजू. उद्युक्त गरजू. ठीक है. अब स्वमत है यहाँ पे, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें. शिरीष मधील तुम्हाला समजलेले गुण वैशिष्ट्य सोदाहरण स्पष्ट करा. शिरीष भागवत हा एक 10-12 वर्षाचा मुलगा होता. 10-12 साल का था वो. त्याचे वडील नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गायक होते. एक वक्त में वो बहुत अच्छे गायक थे. पण एका जबरदस्त अपघातात ते बहिरे झाले. उनके कान जवाब दे दिए, वो बहिरे हो गए. व बहिरेपणाच्या गैरसोयीपेक्षा आपल्या संगीत सेवे अंथरली याच्या नानांना प्रचंड धक्का बसला. बहरे होने से ज़्यादा उनको अपनी संगीत का जो छूट गया उससे उनको बहुत दुख हुआ. त्याचे हे दुःख शिरीषने जाणवले. उनका ये दुःख शिरीष को समझा शिरीषने. म्हणून स्वतःला संगीताची आवड नसतानाही केवळ नानांना आनंद मिळावा म्हणून इनको शिरीष को जो है संगीत की इच्छा नहीं थी सीखने की, लेकिन नाना को खुशी मिलेंगी, अपने डॅडी को खुशी मिलेंगी, इसके लिए उसने संगीत विद्यालयात प्रवेश घेतला. तसेच नानांना आपल्यासोबत शिकवणी वर्ग बसायची परवानगीही त्यांनी घेतली. और नाना को अपने वर्ग में मतलब क्लासरूम में बैठने की भी परवानगी ले ली उसने. ह्यावरून त्याचे पितृत्व प्रेम दिसून येते. इससे उसका डॅडी के तरफ जो प्रेम था वो दिखाई देता है. आपल्या वडिलाचा व्यंग कोणालाही कळू नये म्हणून ते अत्यंत काळजी घेत असे. अब किसी को ये नहीं पता चले कि उसके डैडी सुन नहीं सकते, इसकी वो बहुत
कोशिश करता था कि किसी को पता ही नहीं चले, इसके लिए कोई भी अगर पूछता था तो वही आंसर दे देता था. प्रसंगी त्याने बोचकपणाही करावा लागला. इसके लिए कभी भी कोई भी सिच्युएशन पे कोई पूछता उसके डॅडी को तो यही जवाब दे देता. त्याच्या या कृतीमुळे कित्येकदा तो आगाऊ आहे असे देखील वाटत असे. तो सबको लगने लगा कि ये बहुत आगाऊ बच्चा है, बहुत एडवांस बच्चा है, डॅडी को बोलने ही नहीं देता है. पण त्यामागे त्याच्या वडिलावर प्रेम होते, लेकिन वो अपने डैडी का आदर करता था. उनका जो प्रॉब्लम था वो किसी के सामने नहीं आया, उसके लिए वो ऐसा करता था. त्याच्या आकलन शक्ती दांडगी होती. त्याचे जे शिकवले जाईल तो चटकन आत्मसाह करीत असे. जो भी उसको सिखाया जाता था वो तुरंत उसको ग्रास्प कर लेता था. त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता. उसका हाथ बहुत हल्का था. तो ढीठ होता, जिद्दी था बड़ा कि जो करना है तो करना ही है. स्वतःच्या संगीत शिकवणी करिता तो स्वतःचा एकटा गेला होता. खुद के सीखने के लिए वो खुद ही अकेला गया था. आपल्या वडिलांवर प्रेमापायी त्यांनी मृत आत्म्यास शांती मिळावी म्हणून लोकांची निंदा परवा न करता. अब उसके डैडी का जब मृत्यु हो गया फिर भी लोग क्या बोलेंगे ये सोचा नहीं उसने, और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गया ताकि उनके डैडी को आत्मा को शांति मिले. वडिलांच्या मृत्यूच्या दुसऱ्या दिवसापासून संगीताची रियाज करू लागला. उसकी रिहर्सल किया उसने और वो प्रोग्राम में शामिल हुआ और अच्छे से प्रोग्राम में परफॉर्म किया. ठीक है. अशा प्रकारे दांडगी, अक्कल शक्ती असलेल्या, ढीठ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स पूरा भरा हुआ अशा पितृप्रेम शिरीषने व्यक्तिमत आपल्या मनाला भावते. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सो मत करो. ये भेजूंगा मैं तुम लोग को इसका फोटो. अब थोड़ा ग्रामर के तरफ आते हैं. ग्रामर में जाने से पहले मैं तुम्हारे को कुछ बता दूं. अलंकारच्या संदर्भातील महत्त्वाचे शब्द पुढील प्रमाणे असतात. उपमेय. उपमेय मतलब क्या? उपमेय मतलब ज्याची तुलना करायची ते उपमेय. अभी उदाहरण मैं दे रहा हूं. एग्जाम्पल, आंबा साखरेसारखा गोड आहे. या उदाहरणात आम को शक्कर से कंपेयर किया गया. किसको कंपेयर किया गया? आम को. तो जिसको कंपेयर किया गया है वो क्या है? उपमेय. और उपमान क्या? ज्याच्या बरोबर तुलना करायची ते उपमान. जिससे तुलना कर रहे हो वो उपमान. तो उदाहरण इथे शक्कर जो है, साखर जो है वो उपमान, अंबा जो है उपमेय, साखर जो है उपमान. जिसको कंपेयर कर रहे वो उपमेय, जिससे कंपेयर कर रहे वो उपमान. और समान धर्म क्या होता है? दोन्ही वस्तू असलेले सारखेपणा. अब दोनों क्या है? स्वीट है, गोड. तो समान धर्म क्या है? गोडपणा, स्वीटनेस. स्वयंवाचक शब्द क्या है यहाँ पे? सारखा. साखर, सारखा. साखर के जैसा, जैसा. ठीक है. अभी देखो, आईचे प्रेम सागरासारखे असते. आई उपमेय है ना. सागर उपमान. प्रेम क्या है? समान धर्म. सारखे समयवाचक शब्द. आमच्या गावाचे सरपंच कर्णासारखे दानशूर आहेत. किसको कंपेयर कर रहे? सरपंच उपमेय, करण उपमान, दानशूर्य समानधर्म्य, सारखे समयवाचक शब्द. राधाचा आवाज कोकिळेसारखा मधुर आहे. राधा उपमेय. कोकिळे, कोकिड़, कोकिड़ पक्षी है, कोकिड़. हाँ, तो उसका क्या होगा? वो उपमान. किसको कंपेयर करा? आवाज, समान धर्म,
आवाज क्या है? मधुर है, मधुर। मधुर क्या है? समान धर्म है, मधुर समान धर्म। और सार का क्या है? समयवाचक शब्द। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।